नमस्कार। यूएस दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर है, यानी दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। नंबर 1 इकोनॉमी होने की वजह से कई सारे बेनिफिट्स उस कंट्री को मिलते हैं। यूएस अगर किसी कंट्री पर सैंक्शन डालता है या फिर बोलता है कि किसी कंट्री के साथ बाकी सारी कंट्रीज को कारोबार नहीं करना है, तो बाकी सारी कंट्रीज को यूएस की बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। आज हम देखते हैं कि दुनिया की जो भी टॉप कंपनीज है, उसमें से ऑलमोस्ट सारी कंपनीज यूएस बेस्ड है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि साल 1800 से पहले यूएस टॉप इकोनॉमीज में नहीं था, लेकिन फिर साल 1800 के बाद ऐसा क्या हुआ कि यूएस पूरी तरह से बदल गया और दुनिया की सुपर पावर बन गया। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में, यानी साल 1800 के बाद, यूएस ने अपना काफी सारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया। उस टाइम ट्रांसपोर्ट एक काफी बड़ा बिजनेस था और इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए होता है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे रास्ते, अच्छी शिपिंग सर्विसेज एटसेट्रा। तो उस टाइम की जरूरतों को समझते हुए यूएस के तब के कई सारे बिजनेसमैन जैसे कि कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट ने शिपिंग के बिजनेस पर फोकस करना शुरू किया। शिपिंग के बाद उन्होंने रेल रोड पर फोकस किया ताकि जमीन पर तेजी से ट्रांसपोर्ट हो सके। मिस्टर वैंडरबिल्ट ने यूएस का सबसे बड़ा रेल रोड नेटवर्क बना दिया, जिसकी वजह से वस्तुओं का जो ट्रांसपोर्ट है वो काफी एफिशिएंटली होने लगा और उसका यूएस की इकोनॉमी को भी काफी फायदा मिला। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो धीरे धीरे कई सारे लोग ऑयल लैम्प यूज करने लगे और धीरे धीरे ऑयल लैम्प का यूज बढ़ने लगा, जिसकी वजह से ऑयल की जो डिमांड है वो भी तेजी से बढ़ने लगी। तब तक यूएस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी काफी परफेक्ट बन चुका था, जिसकी वजह से ऑयल का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी तेजी से होने लगा, जिससे इकोनॉमी को और बढ़ने में हेल्प हुई। ऑयल की अच्छी खासी डिमांड की वजह से ऑयल बिजनेसमैन जैसे कि मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर के बिजनेसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे। मिस्टर रॉकफेलर ने उस टाइम इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा लेते हुए दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी शुरू की, जिसका नाम उन्होंने रखा स्टैंडर्ड ऑयल। अपनी मेहनत और इनोवेशन के बेसिस पर वो अपने बिजनेस को एक अलग ही लेवल पर लेके चले गए और दुनिया के पहले बिलियनियर बन गए। यूएस के पूरे ऑयल मार्केट में स्टैंडर्ड ऑयल का 90% से भी ज्यादा शेयर था, यानी उनकी एक क्लियर कट मोनोपोली मार्केट में थी। बाद में इस मोनोपोली की वजह से उन पर एंटी ट्रस्ट फाइल किया गया, जिसके चलते उन्हें अपनी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल को अलग अलग कंपनीज में ब्रेकअप करना पड़ा, जैसे कि एक्सॉन, शेवरॉन, सोहियो एटसेट्रा। और आज अगर एक्सॉन मोबिल की बात की जाए तो आज एक्सॉन मोबिल ही यूएस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। उसके बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब को कमर्शियलाइज किया, जिसके चलते इलेक्ट्रिक पावर की डिमांड बढ़ने लगी। और फिर थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने कुछ पार्टनर्स के साथ मिलकर जनरल इलेक्ट्रिक शुरू की, जो कि आज भी यूएस की बड़ी कंपनीज में आती है। फिलहाल जनरल इलेक्ट्रिक का मार्केट कैपिटलाइजेशन $54 बिलियन है, यानी करीब 4 लाख करोड़ है। बाद में लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद कई सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आने लगे, जैसे कि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा। तो इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से इन सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की डिमांड भी बढ़ने लगी, जिसका यूएस इकोनॉमी को काफी फायदा मिला। इनोवेशन हमेशा से ही यूएस इकोनॉमी का बेस रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी महत्व होता है और इसीलिए तब कई सारे बिजनेसमैन अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, उसे डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे अपने इनोवेशन की मदद से। उसमें से एक थे मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी। मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी यूएस के मिसिसिपी रिवर पर एक ब्रिज बना रहे थे और इस ब्रिज को उन्होंने एक अलग मटेरियल से बनाया था, जिसका नाम था स्टील, और वो सक्सेसफुली खड़ा भी रहा, जिसकी वजह से लोगों को पता चला कि स्टील एक काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल है और ब्रिजेस और बिल्डिंग खड़ी करने के लिए स्टील काफी महत्वपूर्ण है। तो मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी के इस एक्सपेरिमेंट के बाद स्टील की डिमांड बढ़ने लगी और उसका फायदा मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी ने पूरी तरह से लिया। उन्होंने अपने स्टील बिजनेस को बहुत तेजी से एक्सपांड किया और यूएस की कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यानी स्काईस्क्रैपर्स बनाने में हेल्प की। उस टाइम उनकी कंपनी यूएस स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई। अपने इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की मदद से 1890 में यूएस का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ब्रिटेन से आगे चला गया। आगे चल के और भी एंटरप्रेन्योर्स आ गए जिन्होंने इस इंडस्ट्रियल इनोवेशन को आगे बनाए रखा, जिसमें से एक थे मिस्टर हेनरी फोर्ड, जिसमें 4 व्हीलर इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने 4 व्हीलर का मास प्रोडक्शन शुरू किया और इतने बड़े स्केल पर मास प्रोडक्शन करने वाली उस टाइम फोर्ड दुनिया की पहली कंपनी थी। तो इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में यूएस के बिजनेसमैन ने वहां के रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल किया, साथ ही इनोवेशन पर भी फोकस किया। तो इस तरह आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि 1850s के बाद यूएस का जीडीपी किस तरह से बढ़ा है। तो 1850 टू 1950 ये वो 100 साल थे जिसमें यूएस पूरी तरह से बदल गया। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में, यानी साल 1910 के करीब, यूएस इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। साल 1910 तक इंडिया और चाइना ये दो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज थी। तो यूएस ने 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में इन दोनों भी इकोनॉमीज को पीछे छोड़ दिया। अगर आप और थोड़ा पहले जाओगे और 18वीं सेंचुरी से पहले की बात करोगे तो 18वीं सेंचुरी से पहले इंडिया ही दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, लेकिन बाद में हम अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाए। इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारी इकोनॉमी बढ़ नहीं पाई और इसके पीछे क्या कुछ रीजंस है ये हम सभी को पता है। यूएस का ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक चलता रहा। उसके बाद चीजें बदलती चली गई और यूएस ने टेक्नोलॉजी पर फोकस करना शुरू किया। 1950 में पूरी दुनिया की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूएस का 60% शेयर था, यानी पूरी दुनिया की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आधे से ज्यादा हिस्सा यूएस के पास था। लेकिन बाद में धीरे धीरे कम हो गया और यूएस का सर्विस और टेक्नोलॉजी में शेयर बढ़ता चला गया। 1930s 1940s के टाइम
यूएस के जो मेन कंपटीटर्स थे वो कुछ यूरोपियन कंट्रीज थी, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में कई सारी यूरोपियन कंट्रीज को काफी नुकसान हुआ। जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, इन कंट्रीज को सेकंड वर्ल्ड वॉर में काफी नुकसान हुआ। वही यूएस को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ये जो मेन यूरोपियन कंट्रीज थी ये फाइट करने में बिजी थी। वही यूएस ने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा लिया और वो यूरोपियन कंट्रीज को इस वर्ल्ड वॉर के टाइम युद्ध सामग्री प्रोवाइड करने लगे। 1929 से यूएस ग्रेट डिप्रेशन में चला गया था और ये ग्रेट डिप्रेशन आने वाले 8-10 सालों तक चलता रहा। लेकिन जैसे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो उसमें युद्ध सामग्री की डिमांड काफी बढ़ने लगी और यूएस ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हुए युद्ध सामग्री बनाना और उसे यूरोपियन कंट्रीज को बेचना शुरू किया। और इसमें उन्होंने इतना ज्यादा पैसा कमा लिया कि वो उस 8-10 साल से चल रहे ग्रेट डिप्रेशन से पूरी तरह से बाहर आ गए। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बाकी टॉप यूरोपियन कंट्रीज की हालत काफी खराब हो गई। उनके कई सारे लोग मर गए। साथ ही वॉर के टाइम तो एक्सपेंडिचर भी काफी होता है, तो इकोनॉमिकली भी उन कंपनीज को काफी नुकसान हुआ। वही यूएस को इस वॉर से काफी ज्यादा फायदा मिला और उसकी पोजीशन इस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और भी स्ट्रांग हो गई। अपनी इस ग्रोथ को यूएस ने आगे भी जारी रखा। यूएस का जीएनपी दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 1940 में $100 बिलियन के करीब था, जो कि 1987 तक $5200 बिलियन के करीब चला गया। यानी उन 47 ईयर्स में यानी 5100% से बढ़ गया। इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद यूएस में टेक रिवोल्यूशन आया, जिसमें IBM, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने यूएस के टेक रिवोल्यूशन को एक अलग ही लेवल पर लाकर रख दिया। और आज अगर आप दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज देखते हो तो उनमें से ज्यादातर कंपनीज यूएस की ही है। यूएस की डेवलपमेंट और ग्रोथ में इमिग्रेंट्स का भी काफी बड़ा रोल रहा है। यूएस की इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ती चली गई, वहाँ के लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। वहाँ पर इनोवेशन का एक माहौल तैयार हो गया। साथ ही ग्रोइंग इकोनॉमी की वजह से वहाँ पर अच्छा खासा कैपिटल भी अवेलेबल था और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से यूएस दुनिया के बहुत सारे टैलेंटेड लोगों के लिए एक अट्रैक्शन बन गया और बाहर से आए इस टैलेंट का यूएस को काफी फायदा मिला। आज भी यूएस के कई सारे बिलियनियर्स इमिग्रेंट्स हैं, जैसे कि मिस्टर इलॉन मस्क। यूएस में पिछले 150 सालों में कई बार रिसेशंस आ गए, लेकिन ऐसे टाइम भी उन्होंने वहां की कंपनीज को काफी सपोर्ट किया। रिसेशन के टाइम कंपनीज के टैक्सेस बढ़ाने की बजाय उन्होंने अपने बाकी एक्सपेंसेस कम करने पर फोकस किया। तो यूएस का जो बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है उसने भी यूएस की डेवलपमेंट में काफी बड़ा रोल प्ले किया है। यूएस की पॉपुलेशन पूरी दुनिया के 4.25% पॉपुलेशन है। अगर आप देखोगे तो 1901 से लेकर अब तक यूएस ने करीब 380 नोबेल प्राइज जीते हैं, जिसमें से ज्यादातर साइंस की फील्ड में है। यानी लगभग 34% नोबेल प्राइज यूएस सिटीजन्स को मिले हैं। इससे उनका इनोवेशन पर जो फोकस है उसके बारे में पता चलता है। और उसके पीछे मेन रीजन ये है कि जिन लोगों ने यूएस को खड़ा किया, जैसे कि मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर, एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड एटसेट्रा, इन्होंने फिलैंथ्रोपी पर भी काफी ज्यादा फोकस किया। मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर ने तब $530 मिलियन डोनेट किए थे, जो कि आज के $13 बिलियन के करीब है। इसमें से ज्यादातर पैसा उन्होंने एजुकेशन, इनोवेशन, रिसर्च प्रोग्राम्स इनके लिए दिया था। जैसे वहां पर बिजनेस के लिए कंपटीशन होती थी, वैसे ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी कंपटीशन होती थी। और इनमें से कई सारे पैसों से वहां पर रिसर्च लैब खड़ी हुई, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खड़े हुए, जिसका आगे चलकर यूएस को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इन सारी चीजों में इंडिया काफी लैक करता है। टाटाज और एक दो और ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर फिलैंथ्रोपी नहीं होती है, या फिर रिसर्च, इनोवेशन, एजुकेशन, इन सारी चीजों पर फोकस नहीं होता। हमारा एजुकेशन आज भी वही है जो 40-50 साल पहले था। बुक में जो लिखा है उसे रटो और एग्जाम में जाके लिखो, दैट्स इट। और इसलिए मिस्टर नारायण मूर्ति भी कहते हैं कि पिछले 60 सालों में इंडिया में कोई भी बड़ा इन्वेंशन नहीं हुआ है। फिलहाल यानी मई 2020 में यूएस में $3 ट्रिलियन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। एप्पल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट, ये तीनों भी $1 ट्रिलियन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट जल्दी इस $1 ट्रिलियन ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है। आज आप दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन देखोगे तो दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में 8 रिचेस्ट लोग यूएस के हैं, जो कि जेफ बिजोस, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफेट, लैरी पेज, स्टीव बॉलमर, लैरी एलिसन और सर्जी ब्रिन हैं। और सिर्फ 2 लोग इसमें से यूएस के बाहर के हैं, जिसमें से एक ज़ारा के को फाउंडर एमएनसी ऑर्टेगा है, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, और दूसरे बर्नार्ड अर्नोल्ट है, जो कि फ्रांस से है। यूएस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हिस्ट्री को और जानने के लिए आप एक डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, जिसका नाम है मेन हु बिल्ट अमेरिका। जल्दी हम यूएस के जो रिवोल्यूशनरी बिजनेसमैन रहे हैं, जिन्होंने यूएस को पूरी तरह से बदल दिया, जैसे कि मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी, मिस्टर हेनरी फोर्ड, मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर, इन पर अलग अलग केस स्टडीज भी बनाएंगे। तो इसी सीरीज में आगे हम उन केस स्टडीज को भी कवर करेंगे। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।